कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे पीछे पूरी तरह से पागल है। और हैरानी की बात है, उसकी बड़ी बहन भी मुझ पर उतनी ही फिदा है। जब सोने का टाइम होता है तो एक व्हाइट स्टॉकिंग्स पहनकर मेरी लेफ्ट में लेटती है, जबकि दूसरी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर मेरी राइट में लेटती है। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ। मैंने बस 1 सेकंड और चांद को निहारने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया था, और नतीजे के तौर पर मैं एक बार से एक बेहद खूबसूरत लेकिन पूरी तरह से नशे में धुत औरत को अपने साथ बाहर ले आया। वह जिद पर अड़ी रही कि उसके घर की बिल्ली को दरवाजा खोलना आता है, और उसने मुझे उसे ड्रॉप करने के लिए बहुत मिन्नतें की। ये सोचकर कि ये मेरे रास्ते में ही है, मैंने पोलाइटली उसे सहारा दिया और हम चलने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसका पूरा शरीर सीधा मेरी बाहों में गिर जाएगा। वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी जिसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा था। उसकी हालत देखकर मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और जल्दी से उसके घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में मैंने छुपकर अपनी बाहों में मौजूद उस औरत को अच्छे से देखा। उसकी खूबसूरत अट्रैक्टिव आंखें नशे की धुंध में मुझे ही घूर रही थीं। उसका चेहरा लाल और नाजुक था। उसने एक टाइट वाइट बटन अप शर्ट और एक फिटेड शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। वह पूरी तरह से एक मैच्योर और अट्रैक्टिव गॉडेस जैसी लग रही थी। जब मैं फाइनली उसे उसके मेन डोर तक ले गया तो वो ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपक गई और किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ने से मना कर दिया। वो अपना सिर मेरी छाती पर रगड़ती रही। कोई और ऑप्शन न देखकर मैंने जेंटली उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसे अपनी तरफ मोड़ा और दरवाजे का पासकोड पूछा। मुझे बहुत गहरा शौक लगा जब वह अचानक घूमी, मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया और लापरवाही से अपने पैर से मेन डोर को किक मारकर बंद कर दिया। तुरंत बाद उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर डाल दिए, अपने पंजों के बल खड़ी हुई और मेरा सिर नीचे खींच लिया। अगले ही पल उसके सॉफ्ट होंठ सीधे मेरे होंठों से टकरा गए। मेरा दिमाग तुरंत पूरी तरह से सुन्न हो गया। वह मेरी बॉडी से चिपकी हुई थी और मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उसे दूर नहीं धकेल सका। ठीक 2.5 मिनट ऐसे ही बीत गए। अचानक हॉलवे से एक दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी, जिसके तुरंत बाद एक मीठी जेंटल आवाज आई। ऊपर की लाइट्स ऑन हो गईं और एक ही पल में पूरा कमरा रोशन हो गया। हम तीनों वहां ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे को घूरते हुए खड़े रहे। मैं जहां से देख रहा था, मेरे सामने खड़ी लड़की ने व्हाइट सेलर स्टाइल टॉप के साथ एक ब्लैक प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। वो खूबसूरत चार्मिंग आंखें मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही थीं। 1 मिनट रुको, क्या ये रोजली नहीं थी, क्लाउडसी की फेमस कैंपस ब्यूटी? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो असल में मेरी क्लास में थी। भले ही मेरी और रोजली की कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उस मासूम बेजोड़ चेहरे को कैसे भूल सकता था? उसने अभी मेरी बाहों में मौजूद औरत को अपनी बड़ी बहन कहा था। क्या इसका मतलब ये था कि वो दोनों बहनें थीं? कैंपस ब्यूटी की बड़ी बहन ने अभी अभी मुझे जबरदस्ती किस किया था? अभी रोजली के चेहरे पर उसका हमेशा वाला कोल्ड और अलूफ बिहेवियर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वो एंट्रेंस पर खड़ी मुझे देखती हुई पड़ोस की किसी स्वीट लड़की जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बहन अभी भी अपने पंजों के बल खड़ी थी। उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे और वो पूरी तरह से लाल चेहरे के साथ मेरे होंठों को किस कर रही थी। रोजली ने मेरी तरफ देखा और हालांकि उसे लगा कि मैं थोड़ा जाना पहचाना लग रहा हूँ, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी कि उसने मुझे पहले कहाँ देखा था। अपने दिमाग में सब कुछ जोड़ते हुए उसने साफ तौर पर यह नतीजा निकाला कि उसकी बड़ी बहन घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेक आउट कर रही थी। ये सोचकर रोजली ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। फिर भी वो अपनी उंगलियों के बीच के गैप से झांकने से खुद को रोक नहीं पाई। वो शरारत से हंसी, डिस्टर्ब करने के लिए माफी बुदबुदाई और हमारे पास से खिसक कर वापस अपने कमरे में जाने की तैयारी करने लगी। रोजली की बातें सुनकर मेरा दिमाग फाइनली रियलिटी में वापस आ गया। ये साफ था कि उसने सब कुछ देख लिया था। उसने पूरी तरह से मुझे अपना जीजा समझ लिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपना मुंह छुड़ाया और उसे पास आकर मेरी मदद करने के लिए चिल्लाया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी बहन पूरी तरह से नशे में थी। फाइनली मैं उसकी बड़ी बहन को अपनी बॉडी से अलग करने में कामयाब हो गया। रोजली जल्दी से अपनी बहन को सहारा देने के लिए दौड़ी और बहुत चिंता के साथ पूछने लगी कि उसे क्या हुआ था। उस पल सेराफीना का नशा शायद थोड़ा सा कम हो गया था। नशे की हालत में उसने अपनी बहन से बुदबुदाते हुए कहा कि वो उसे नहाने के लिए ले चले। ये कहने के बाद उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा और रोजली को बताया कि मैं उसका दोस्त कैस्पियन था। रोजली ने नर्वस होकर अपना गला साफ किया, अपनी बड़ी बहन को सहारा दिया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। लेकिन उससे पहले वो घूमी और बहुत पोलाइटली मुझसे थोड़ी देर सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा रहा, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। अगर मैं अभी चला गया तो बाद में चीजों को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आखिरकार किसी के घर में होना जब वो औरत नशे में हो और ऊपर से उसे किस करते हुए पकड़े जाना बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, लेकिन रुकना भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, खासकर जब मैं बाथरूम से आ रही बहते पानी की गूंजती हुई आवाजें सुन रहा था। कोई और चॉइस ना देखकर मैं चुपचाप सोफे पर इंतजार करने के लिए बैठ गया। नहाने के बाद सेराफीना के होश धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। हालांकि जैसे ही उसे याद आया कि उसने अभी अभी खुद को कितना बड़ा बेवकूफ बनाया था, उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से तुरंत लाल हो गया। ये देखकर कि उसकी बहन थोड़ी उदास लग रही थी, रोजली जल्दी से पास आई और जेंटली पूछा
कि क्या वो ठीक थी। ये सुनकर सेराफीना थोड़ी रुकी और गहरी सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। वो पास के एक क्लब में बारटेंडर का काम करती थी और कभी कभी ऐसा होना तय था कि कस्टमर्स उसे अपने साथ कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए प्रेशर करें। आज रात उसने किसी और की दी हुई ड्रिंक का सिर्फ एक घूंट लिया था, लेकिन लगभग तुरंत ही उसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से जलने लगा था और उसका सिर बेकाबू होकर घूमने लगा था। भगवान का शुक्र है कि आज रात वो चमत्कारिक रूप से मुझसे टकरा गई, वरना नतीजे इमेजिन भी नहीं किए जा सकते थे। फिर भी वो नहीं चाहती थी कि रोजली को उसकी सिचुएशन की डार्क रियलिटीज के बारे में बहुत ज्यादा पता चले, इसलिए उसने कैजुअली झूठ बोल दिया, ये कहते हुए कि आज बार में एक स्पेशल इवेंट था और उसने गलती से बहुत ज्यादा पी ली थी। उसने अगली बार ज्यादा सावधान रहने का प्रॉमिस किया और ये भी ऐड किया कि बाहर इंतजार कर रहा आदमी सिर्फ उसका कोवर्कर था। ये सुनकर रोजली ने तुरंत सब समझने वाली स्माइल दी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसने असली कहानी का पता लगा लिया था। रोजली के चिढ़ाने वाले और मिस्टीरियस लुक को देखकर सेराफीना थोड़ी हिचकिचाई। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन फाइनली उसने हामी भरते हुए जेंटली अपना सिर हिला दिया। कुछ पलों बाद दोनों बहनें अपने नाइट गाउन्स पहने बाथरूम से बाहर निकलीं। सेराफीना ने डेलिकेट लेस एम्ब्रॉयडरी वाला एक ब्लैक सिल्क नाइट गाउन पहना हुआ था, जो उसके मैच्योर और खूबसूरत चार्म को परफेक्टली हाईलाइट कर रहा था। दूसरी तरफ रोजली ने एक क्यूट व्हाइट रैबिट पैटर्न वाला पिंक नाइट गाउन पहना हुआ था, जो एक यंग और मासूम लड़की की वाइब दे रहा था। फिर वो सोफे की दूसरी तरफ बैठ गई। सेराफीना के गालों पर अभी भी ब्लश टिका हुआ था। बहुत ही सॉफ्ट और मीठी आवाज में उसने आज उसे घर पहुंचने में मदद करने के लिए मुझे थैंक यू कहा। मैंने जल्दी से रिप्लाई किया कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। रोजली, जिसका चेहरा गॉसिप और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था, अपनी बहन से पूछने लगी कि उसके कोवर्कर का क्या नाम था। यह सुनकर मैंने कंफ्यूजन में सेराफीना की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि उसने अचानक मुझे एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी क्यों दे दी थी। लेकिन सेराफीना की आंखों में हेल्पलेस और मिन्नतें करने वाला लुक देखकर मैंने इस नाटक में साथ देने का फैसला किया। भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच क्यों छुपा रही थी, मुझे लगा कि मुझे इस नेकी को आखिर तक निभाना चाहिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये कहते हुए कि मेरा नाम कैस्पियन था और मैं उसकी बहन के साथ काम करता था। रोजली ने चुपचाप इस इंफॉर्मेशन पर सोचा। कैस्पियन नाम और इस लड़के का चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। क्या सच में उसकी यूनिवर्सिटी में इसी नाम का कोई इंसान हो सकता है? फाइनली रोजली ने अपना नाम बताते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। तुरंत ही मेरे ऊपर हेल्पलेसनेस की एक लहर दौड़ गई। ओह गॉड, लड़की, हम लिटरली एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे बारे में एग्जैक्टली क्या बताया है? इस पॉइंट पर सेराफीना को सिचुएशन के खतरे का एहसास हुआ और उसने जल्दी से सब्जेक्ट चेंज करते हुए रोजली को बताया कि उसे थोड़ी भूख लगी है और पूछा कि क्या वो जाकर उसके लिए नूडल्स का एक बड़ा बाउल बना सकती है। हालांकि रोजली को साफ पता था कि उसकी बहन बस उसे दूर भेजने की कोशिश कर रही थी। उसने मुंह फुलाया, लेकिन फिर भी मान गई। जैसे ही रोजली किचन में गायब हुई, सेराफीना जल्दी से मेरे ठीक सामने बैठ गई, थोड़ा आगे झुकी और आज मेरी मदद के लिए बहुत ईमानदारी से अपना गहरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। मैंने इसे टाल दिया, ये कहते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और मेरी तरफ से बस एक छोटा सा फेवर था। मेरे चेहरे पर ऑकवर्ड कंफ्यूजन देखकर सेराफीना को अचानक याद आया कि दरवाजे पर क्या हुआ था और उसका नाजुक चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। उसने थैंक यू के तौर पर मुझे कुछ पैसे देने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने घबराकर अपने हाथ हिलाए और जोर देकर कहा कि इसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी और ये बस एक छोटा सा फेवर था। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि इतने बड़े फेवर के लिए उसे मुझे प्रॉपर्ली थैंक यू कहना ही होगा। हालांकि उसने बताया कि वो अपना फोन साथ नहीं लाई थी, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि मैं उसकी बहन का सोशल मीडिया अकाउंट ऐड कर लूं ताकि वो इसके जरिए मुझे पैसे ट्रांसफर कर सके। इसी जवाब का इंतजार किए बिना सेराफीना ने वो फोन उठा लिया जो रोजली सोफे पर छोड़ गई थी। ये देखकर कि वो मेरी तरफ से उसकी बहन का अकाउंट ऐड करने को लेकर कितनी इंसिस्टेंट थी, मेरे पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मैंने सोचा कि मुझे बस उसे ऐड करना है और फिर जितनी जल्दी हो सके इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सेराफीना ने पूछा कि क्या मैं अब जा रहा हूं और मैंने रिप्लाई किया कि मैं उनके रेस्ट में और ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। उसने मुझे याद दिलाया कि जब वो पैसे भेजे तो मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूं, जिस पर मैंने सिर हिलाया और प्रॉमिस किया कि मैं जल्दी ही एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके साथ मैं फाइनली उनके अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर निकल गया। मेन डोर बंद होने की आवाज सुनकर रोजली ने किचन से झांका। उसे लगा कि उसने गलती से एक रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया था, इसलिए वो जल्दी से मेरे पीछे दरवाजे से बाहर दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गई। उसने मुझे उनके अपार्टमेंट के ठीक सामने डोर नंबर 602 पर खड़े होकर इलेक्ट्रॉनिक लॉक में पासकोड टाइप करते हुए देखा। मैंने अपना सिर घुमाया और पूरी तरह से हैरान एक्सप्रेशन के साथ उसे वापस देखा। इसके तुरंत बाद एक सॉफ्ट बीप के साथ मेरा दरवाजा अनलॉक हो गया। रोजली ने जबरदस्ती अपनी हंसी रोकी। तभी सेराफीना भी दरवाजे पर आ गई और रोजली से पूछा कि क्या हो रहा है। बहुत ही मीठी और प्लेफुल आवाज में रोजली ने अपनी बहन को आवाज लगाई और सिचुएशन की तरफ इशारा किया। जब मैं डोर नंबर 602 पर खड़ा था,
सेराफीना ने पूरे शौक में मुझे घूरा। उसने पूछा कि क्या मैं सच में वहां रहता था। रोजली ने अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि कैस्पियन उनके ठीक सामने वाले फ्लैट में रहता है। सेराफीना ने रिप्लाई किया कि उसे सच में कोई आइडिया नहीं था। मेरे सिर का दर्द और भी बदतर हो गया। मैंने तो बस चुपचाप अपने घर में खिसकने का प्लान बनाया था, लेकिन ये लड़की सच में मेरे पीछे हॉलवे में आ गई थी। सिचुएशन को देखकर मैंने जल्दी से क्लैरिफाई किया कि मैं कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूं। ये सुनकर रोजली की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मजाक में चिढ़ाया कि ये कितनी अजीब बात है कि एक सिंपल कोवर्कर इत्तेफाक से हॉल के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहने आ गया। फिर वो सेराफीना की तरफ मुड़ी और प्यार से उससे कैस्पियन को डिनर पर इनवाइट करने की मिन्नतें करने लगी। उसने आर्ग्यू किया कि चूंकि मैं उसे सेफली घर लाया था, इसलिए एक प्रॉपर थैंक यू देना ही सही था। सेराफीना ने मेरी तरफ देखा और मीठे तरीके से पूछा कि क्या मैं अगले दिन उनके घर डिनर पर आ सकता हूं, ताकि हम ऑफिशियली पड़ोसी बनने का जश्न मना सकें। ये सोचकर कि मैं मना नहीं कर सकता, मैं मान गया और कहा कि इतने वार्म इनविटेशन को ठुकराना गलत होगा। उस लड़की को जो आमतौर पर पूरे कैंपस में अपनी कोल्ड और डिस्टेंट इमेज के लिए जानी जाती है, इतनी मीठी आवाज में मुझे बार बार भाई बुलाते हुए देखकर मैंने उसे सुधारने की जहमत ही नहीं उठाई। मैंने सोचा उसे मुझे जो बुलाना है बुलाने दो, मैं उसका सगा भाई थोड़ी ना हूं। लेकिन मैं इस बात को कैसे हैंडल करने वाला था कि हम असल में क्लासमेट्स थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूरता रहा, पूरी रात करवटें बदलता रहा। आज रात बहुत कुछ हो गया था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, सेराफीना के मुझे किस करने की इमेज मेरे दिमाग में फ्लैश होती। मैं इसके बारे में जितना सोचता, मेरा चेहरा उतना ही गर्म महसूस होता। इस बीच सेराफीना भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई दिन की डरावनी घटनाओं को याद कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि वो कैस्पियन से टकरा गई, वरना नतीजा खतरनाक और अननोन हो सकता था। जैसे जैसे उसके ख्यालात आगे बढ़े, वो वापस उसी किस पर आ गए और उसका खूबसूरत चेहरा एक बार फिर से गहरा लाल हो गया। अगर उसकी छोटी बहन उसके ठीक बगल में गहरी नींद में नहीं सो रही होती, तो वो अपने तूफानी इमोशंस को शांत करने के लिए बिस्तर पर जोर जोर से लोटपोट हो जाती। उस रात हम तीनों में से 2 लोगों को बहुत भयंकर इंसोम्निया का सामना करना पड़ा। अगली सुबह 11 बजे मैं अपनी क्लास में बैठा दिन के फाइनल लेक्चर की तैयारी कर रहा था। लिएंडर मेरी तरफ झुका, गॉसिप करते हुए कि मुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन आज सुबह फिर से किसी और ने रोजली को अपने प्यार का इजहार किया था। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया कि लड़कों का रोजली को प्रपोज करना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। आखिरकार वो इतनी खूबसूरत जो थी। हालांकि मेरे दिमाग ने तुरंत कल रात की उसकी वो इमेज याद की, जिसमें वो प्लेफुल तरीके से मुझे उस मीठी आवाज में भाई बुला रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या पूरे स्कूल में किसी और ने कभी उसका वो साइड देखा था। लिएंडर बात करता रहा और कहा कि क्रेजी पार्ट ये था कि उस लड़के ने दावा किया कि वो उसका पहला प्यार था, लेकिन उसी वक्त वो एक बहुत बड़े फ्रॉड के तौर पर एक्सपोज हो गया, जो कई लड़कियों को डेट कर रहा था। रोजली तुरंत पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। उसने कोल्ड तरीके से कहा कि वो झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत करती है और फिर सीधे जाकर उस लड़के के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, वो लड़का सच में बहुत हिम्मत वाला है, मैंने रिप्लाई किया, अपने माथे से वो पसीना पोंछते हुए जो वहां था ही नहीं, जब मुझे उसकी वो मीठी आवाज याद आई जिसमें वो मुझे भाई कैस्पियन बुला रही थी। ठीक तभी काउंसलर ने चॉकबोर्ड पर नॉक किया और अनाउंस किया कि लेक्चर शुरू होने से पहले अटेंडेंस ली जाएगी। ये सुनकर मैं तुरंत सीधा बैठ गया। एक ही नजर में मैंने व्हाइट कपड़ों में उस खूबसूरत सिलुएट को फ्रंट रो के पास चुपचाप बैठे हुए देख लिया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अगर रोजली को पता चल गया कि मैं उससे झूठ बोल रहा था, तो मैं उसे फिर कभी अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। ये देखकर कि अटेंडेंस रोल जल्दी ही मेरे नाम की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मैं लिएंडर की तरफ मुड़ा, फुसफुसाया और उससे मिन्नतें की कि जब मेरा नाम पुकारा जाए तो वो मेरी जगह जवाब दे दे। मैंने प्रॉमिस किया कि जब उसका नाम आएगा तो मैं उसे कवर कर लूंगा और रिश्वत के तौर पर उसे मिल्क टी पिलाने का ऑफर भी दिया। लिएंडर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। जैसे ही काउंसलर ने कैस्पियन का नाम पुकारा, लिएंडर तुरंत चिल्लाया, प्रेजेंट। लेकिन जिस पल लिएंडर ने जवाब दिया, उसने साफ तौर पर महसूस किया कि एक बहुत तेज नजर उस पर गड़ गई थी। उस नजर का पीछा करते हुए वो ये रियलाइज करके बहुत बड़े शौक में था कि वो रोजली थी जो सीधे उसे ही घूर रही थी। लिएंडर ने मुझे कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा कि वो कसम खा सकता है कि कैंपस ब्यूटी ने ठीक उसी सेकंड अपना सिर घुमाया था जब मेरा नाम पुकारा गया था। यह सुनकर मेरे अंदर पूरी तरह से पैनिक दौड़ गया। मैंने नर्वस होकर एक बहाना बनाया, ये कहते हुए कि ये इम्पॉसिबल था और वो पक्का ओवरथिंक कर रहा था। मैंने आर्ग्यू किया कि मेरा उससे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। लिएंडर ने शक के साथ पूछा कि मैं अभी डेस्क के नीचे क्यों छुप रहा था। फिर मैंने खुद को डिफेंड किया, पलटकर जवाब दिया और पूछा कि क्या अपने जूतों के फीते बांधना कोई जुर्म था। जब मैंने देखा कि रोजली ने फाइनली अपना चेहरा वापस सामने की तरफ कर लिया था, तो मैंने छुपकर राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। ये काम नहीं करने वाला था। मुझे उसकी क्लासेस खत्म होने से पहले जल्दी घर पहुंचना था
और इस सिचुएशन को उसकी बड़ी बहन के साथ डिस्कस करना था ताकि वो सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने में मेरी मदद कर सके। क्लास खत्म होने के बाद मैंने रोजली के जाने का इंतजार किया और फिर नर्वस होकर पीछे के दरवाजे से खिसक गया। मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कूदा और फुल स्पीड में घर की तरफ भागा। अपने दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जल्दी से अपने सामने वाले अपार्टमेंट के दरवाजे पर नॉक किया। सेराफीना ने दरवाजा खोला। उसने एक लाइट ब्लू स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी पतली पिंडलियां और कैजुअल हाउस स्लीपर्स एक बहुत ही वार्म, जेंटल और डोमेस्टिक वाइब दे रहे थे। कैस्पियन, तुम आ गए, अंदर आओ और बैठ जाओ, मैं बस खाना ही बना रही हूँ, उसने वेलकम करते हुए कहा। सेराफीना की आंखें नर्वसनेस में इधर उधर भाग रही थीं। उसकी टेंशन बहुत ऑब्वियस थी। इस माहौल ने मुझ पर तुरंत असर किया, जिससे मेरी अपनी नसें भी नेचुरली तन गईं। उसने बताया कि रोजली अभी तक नहीं लौटी थी और मुझे सोफे पर रेस्ट करने को कहा ताकि वो वापस जाकर इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सके। सेराफीना किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी। चूंकि रोजली यहाँ नहीं है, ये बहुत अच्छा है कि अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं, मैंने कहा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने तुरंत सेराफीना के चेहरे का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदलते हुए देखा। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन और क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि मेरा वो मतलब नहीं था, बल्कि मैं स्पेसिफिकली तब आया था जब वो यहाँ नहीं थी, क्योंकि मुझे उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था। उसने इसे अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। वो बिल्कुल एक डरे हुए छोटे हिरण की तरह लग रही थी, ये रियलाइज करते हुए कि मेरे अचानक किए गए एक्शंस थोड़े ज्यादा ही डराने वाले थे। मैंने तुरंत अपनी आवाज को सॉफ्ट किया। मैंने कन्फेस किया कि रोजली और मैं असल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से शायद वो मुझे याद नहीं कर पाई। मैंने एक्सप्लेन किया कि कल उसका हमारे कोवर्कर और दोस्त होने के बारे में झूठ बोलना बहुत गलत लगा, खासकर इसलिए क्योंकि रोजली और मैं हर दिन एक साथ क्लास अटेंड करते हैं और सच तो आज नहीं तो कल सामने आना ही था। तुम दोनों क्लासमेट्स हो, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, सेराफीना ने शॉक में कहा। क्लाउड सी यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोगों के बीच यह सोचना ही दिमाग चकरा देने वाला था कि जिस इंसान ने उसे बचाया वो इत्तेफाक से उसकी छोटी बहन का क्लासमेट निकला। इस बारे में सोचते हुए सेराफीना गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने फैसला किया कि वो बस रोजली को सच बता देगी कि वो नशे की हालत में मुझसे सड़क किनारे मिली थी और मैं असल में उसका कोवर्कर नहीं था। उसने मुझसे चिंता न करने को कहा और अपनी बहन को सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस किया। फिर उसने अचानक पूछा कि मैंने वो पैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किए जो उसने मुझे कल ट्रांसफर किए थे। मैंने हेल्पलेस होकर अपने हाथ हिलाए और रिपीट किया कि इसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी। सेराफीना ने तुरंत एक बहुत ही गलत किए जाने वाला एक्सप्रेशन बनाया और पॉइंट आउट किया कि हम कल ही इस बात पर एग्री हुए थे और इसके अलावा वो सच में मेरे फेवर को चुकाने का कोई और प्रॉपर तरीका नहीं सोच पा रही थी। उसका दयनीय आंसुओं से भरा चेहरा देखकर मेरे पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। हालांकि मेरे दिमाग के एक कोने में मैं मजाक में सोच रहा था कि खुद को मुझे शादी में ऑफर करना एक अवेलेबल ऑप्शन क्यों नहीं था। आधे घंटे बाद रोजली घर आई। मुझे सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए देखने के बाद उसका ध्यान अपनी बड़ी बहन के किचन में खाना बनाने की आवाजों की तरफ गया। ये कितना बिल्कुल परफेक्ट और खुशहाल डोमेस्टिक सीन था। रोजली ने दृढ़ता से हमें पूरी प्राइवेसी देने के लिए चुपचाप खिसक जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ अपना सिर घुमाया, मैंने रोजली को थोड़ा सा झुके हुए बहुत केयरफुली पंजों के बल दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखा। मैंने उसे आवाज लगाई और पूछा कि वो क्या कर रही थी, अपना सिर नीचे किए हुए और अंदर ही अंदर ये मंत्र जपते हुए कि मैं उसे नहीं देख सकता। रोजली तुरंत अपनी जगह पर जम गई। बाहर की हलचल सुनकर सेराफीना ने किचन से अपना सिर बाहर निकाला और खुशी से यह देखकर कि रोजली वापस आ गई थी, उससे कहा कि वो थोड़ी देर जाकर बैठ जाए जब तक कि उसका खाना बनाना खत्म ना हो जाए। ये देखकर कि रोजली अभी भी मुझे इतने प्यार से भाई बुला रही थी, सेराफीना चीजों को क्लियर करने के लिए जल्दी से आगे आई। उसने रोजली को बताया कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। उसने कन्फेस किया कि कल वो असल में पूरी तरह से नशे में थी और कैस्पियन ने बस उसे सड़क के किनारे देखा था और उसे घर ले आया था क्योंकि उसका घर रास्ते में था। ये क्लैरिफाई करते हुए कि वो बिल्कुल भी कोवर्कर नहीं थे। रोजली ने थोड़ा छिड़कर पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। फिर सेराफीना ने एक्सप्लेन किया कि उसे डर था कि रोजली चिंता करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि कैस्पियन उस वक्त बस एक अजनबी था। रोजली क्लियरली अभी भी थोड़ी स्केप्टिकल थी। आखिरकार उन दोनों ने कल रात एक दूसरे को इतने पैशन के साथ किस किया था। भले ही उसकी बड़ी बहन पूरी तरह से नशे में हो, वो ऐसे ही किसी भी रैंडम अजनबी को किस नहीं करेगी। सेराफीना ने उससे कहा कि अगर उसे यकीन नहीं हो रहा तो वो खुद कैस्पियन से पूछ सकती है। पूरी तरह से नाटक में साथ देते हुए मैंने कंफर्म किया कि मैं सच में कल सड़क के किनारे सेराफीना से मिला था और बस उसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये कन्वीनियंट था। रोजली ने अपने दिमाग में सब कुछ कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। कुछ तो गड़बड़ थी। पिछले 2 दिनों से उसकी बहन लगातार डिस्ट्रैक्टेड और परेशान थी। फिर भी जैसे ही भाई कैस्पियन आया, वो इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। ये बहुत ऑब्वियस था कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स थी। इस फैक्ट को उस इंटीमेसी के साथ जोड़कर जो उन्होंने कल रात शेयर की थी, रोजली एक पक्के कंक्लूजन पे पहुंची। उसकी बड़ी बहन को पक्का भाई कैस्पियन से प्यार हो रहा था। क्या ये सच में लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है?
रोजली को इतनी गहराई से सोचते हुए देखकर मैंने डिसाइड किया कि अब सच बताने और वो बात रिवील करने का टाइम आ गया है जो हमने अभी तक उसे नहीं बताई थी। मैंने ये कहना शुरू किया कि हम असल में क्लासमेट्स थे। उसने मुझे बीच में टोका और पूछा कि क्या इसका मतलब ये था कि वो अब इस सब का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं हकलाया, उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हुए, ये कहते हुए कि मेरे कहने का मतलब था कि हम असल में। उसने मुझे फिर से बीच में टोका और उदासी से पूछा कि क्या मैं अब उसे अपनी छोटी बहन नहीं बनाना चाहता था। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें आंसुओं से धुंधली होने लगी। मेरे मुंह का कोना तेजी से फड़का और मैंने पूरी तरह से हार मान ली, उसे ये कहते हुए कि वो जो चाहे कर सकती है। ये सब होते हुए देखकर सेराफीना बस धीरे से हंसी और उसने इस मामले को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि खाने को पकने में अभी थोड़ा और टाइम चाहिए था। रोजली एक्साइटमेंट में मुझे और सेराफीना को मोनोपोली का गेम खेलने के लिए खींच ले गई। बिल्कुल शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बस प्रॉपर्टीज खरीदना और रेंट कलेक्ट करना। लेकिन जैसे ही सेराफीना ने एक पेनल्टी कार्ड निकाला, कमरे का माहौल अचानक से बेहद ऑकवर्ड और डेलिकेट हो गया। मैंने देखा कि सेराफीना ने पहले प्योर कंफ्यूजन में कार्ड को घूरा, फिर अपनी नजरें हटाई, नर्वस होकर मुझे और रोजली दोनों को देखने लगी। तुरंत ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अनाउंस किया कि यह कार्ड काउंट नहीं होगा और नया कार्ड निकालने की डिमांड की। उसका चेहरा पूरी तरह से पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। रोजली ने मना कर दिया, चिल्लाते हुए कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अपनी बहन को चौंकाते हुए रोजली ने उसके हाथों से कार्ड छीन लिया और उसे जोर से पढ़ा, अपनी लेफ्ट में बैठे हुए प्लेयर को किस करो। मैंने पानी का जो घूंट अभी लिया था वो लगभग जोर से पूरे कमरे में फुहारे की तरह उड़ गया। क्या ये सच में मोनोपोली का कोई असली डिसेंट गेम था? मैंने सख्ती से पूछा कि आखिर उसने ये बोर्ड गेम खरीदा कहां से था। ये एक रूममेट का है जिसने मुझे कुछ समय पहले दिया था। मैंने इसे पहले कभी खेला भी नहीं है, रोजली ने कहा। फिर मैं बस इसे किसी दूसरे कार्ड से स्वैप कर लूंगी, सेराफीना ने कार्ड बदलने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी पल रोजली अचानक सिचुएशन समझ गई। बिल्कुल नहीं, गेम के रूल्स को फॉलो करना ही होगा। रोजली की आंखें चमक उठी जब उसने चारों ओर देखा। हम एक यू शेप के सोफे पर बैठे थे और महज एक इत्तेफाक से मैं सेराफीना के ठीक लेफ्ट में बैठा था। इसका मतलब था कि सेराफीना की सजा का टारगेट कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। रोजली इतने परफेक्ट मौके को कैसे हाथ से जाने दे सकती थी? ऑब्वियसली सेराफीना का इस पेनल्टी को पूरा करने का जीरो इंटेंशन था। अगर वो अपनी छोटी बहन के ठीक सामने मुझे किस करती तो उसे लगा कि वो मौके पर ही शर्म से मर जाएगी। मैं भी पूरी तरह से अनईजी फील कर रहा था। ये सजा सच में लिमिट क्रॉस कर रही थी। मैंने सजेस्ट किया कि हमें सच में बस कार्ड स्वैप कर लेना चाहिए, लेकिन रोजली ने तुरंत अपना मिन्नतें करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला रूटीन शुरू कर दिया, तेजी से अपनी बड़ी मासूम आंखें झपकाते हुए। ठीक है फिर, सेराफीना धीरे से बुदबुदाई। ये सुनकर मेरी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इस वक्त सेराफीना का छोटा सा चेहरा बहुत ही डरावने तरीके से लाल था, बिल्कुल एक पके हुए सेब की तरह। कैस्पियन, अपनी आंखें बंद करो, सेराफीना ने इंस्ट्रक्ट किया। उसकी आवाज बहुत ही कमजोर और शांत थी। मैंने चुपचाप एक गहरी सांस अंदर ली। ये कहना कि मेरा दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था एक पूरा झूठ होगा, लेकिन अगर सेराफीना सच में ये नहीं करना चाहती थी तो मैं इसके लिए कभी फोर्स नहीं करता। फिर भी वो खुद इसे इनिशिएट कर रही थी, इसलिए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होंठ थोड़े से खोल लिए। वो जानी पहचानी, मदहोश कर देने वाली खुशबू और करीब आती गई। फाइनली एक अजीब से इलेक्ट्रिक सेंसेशन ने मेरी स्किन को झकझोर दिया। एक बहुत ही जेंटल सा टच सीधा मेरे गाल पर आकर लगा, जिससे मेरी सांस पूरी तरह से अटक गई। वो छोटे से 5 सेकंड तड़पाने वाले और बहुत लंबे लगे, जैसे कई मिनट हो, जब तक कि वो मदहोश करने वाली खुशबू धीरे धीरे दूर नहीं चली गई। तब जाकर मैंने जेंटली अपनी आंखें खोली। सेराफीना शर्म से इतनी भर गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सिर सोफे के कुशन के अंदर गहराई में छिपा लेना चाहती हो। वो पूरी तरह से जम गई थी, बिल्कुल स्पीचलेस। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी ड्रेस के किनारे को मरोड़ रही थी। फाइनली वो रोजली थी जिसने उस दम घोटने वाले ऑकवर्ड माहौल को तोड़ा। उसने एक साथ तालियां बजाई और डाइस सीधे मेरे हाथों में थमा दिए। उसकी आंखें उस अनकंट्रोलेबल शरारत से पूरी तरह भरी हुई थीं। इतने बड़े तमाशे को होते हुए देखने के लिए बेताब थी। आगे कार्ड निकालने की रोजली की बारी थी। उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक कार्ड पलटा, लेकिन उसके चेहरे पर खिल रही वो बहुत बड़ी सी स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसका रिएक्शन कुछ ही पलों पहले अपनी बड़ी बहन के रिएक्शन की बिल्कुल कार्बन कॉपी था, और वो भी बिल्कुल उसी खामोशी में डूब गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं इस फीलिंग को झटक नहीं पा रहा था कि इस गेम का कोई भी पेनल्टी कार्ड डिसेंट नहीं था। मैंने सजेस्ट किया कि हमें इसे भी स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्लियरली सही नहीं लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि रोजली जवाब दे पाती, सेराफीना, जो अब तक पूरी तरह से चुप थी, अचानक बोल पड़ी। उसकी टोन में एक साफ, बदला लेने वाली स्माइल थी। रोजली, गेम के रूल्स को पक्का फॉलो करना ही होगा। तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी अभी अपना प्रॉमिस निभाया है, इसलिए तुम चीटिंग करके इससे बाहर नहीं निकल सकती। अपनी बहन की आंखों में वो थोड़ी सी खतरनाक चमक देखकर रोजली रोना चाहती थी,
लेकिन उसके पास आंसू ही नहीं बचे थे। अपने दिल में उसने इन कार्ड्स को बनाने वाले इंसान को 800 बार कोसा। कर्मा बहुत जल्दी सामने आ गया था। अपनी राइट में बैठे हुए प्लेयर को 1 सेकंड के लिए किस करो। सेराफीना ने हाथ आगे बढ़ाया, रोजली के हाथ से कार्ड छीना और उसे जोर से पढ़ा, फुल इफेक्ट के लिए जानबूझकर अपनी आवाज की टोन पर जोर देते हुए। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सीरियसली, क्या ये गेम स्पेसिफिकली सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था? सारी सजाएं सीधे मुझे ही टारगेट क्यों कर रही थी? दोनों बहनें पूरी तरह से ऑनवर्ड माहौल में घिरी हुई थीं, लेकिन सेराफीना ने अपने खुद के एम्बैरेसिंग मोमेंट को याद करते हुए जिद की कि शर्त तो शर्त होती है। उसने जेंटली रोजली के हाथ में कोहनी मारी। रोजली ने अपने निचले होंठ को काटा और बुरी तरह ब्लश करते हुए दबी आवाज में कुछ बुदबुदाई। उस पल मेरी हालत चॉपिंग ब्लॉक पर फंसी किसी बेबस मछली जैसी थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस पाले हुए, बिल्कुल किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपनी बलि का इंतजार कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अगले ही सेकंड एक फ्रेश, मीठी, गर्ली खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, जो सेराफीना की मैच्योर, खूबसूरत खुशबू के मुकाबले बहुत ज्यादा यंग और फ्रेश लग रही थी। मैंने 2 सेकंड तक इंतजार किया, फिर भी मुझे वो टच बिल्कुल फील नहीं हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय वो मेरी ठुड्डी के बिल्कुल पास झुक गई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पूरी खोल लीं। सेराफीना भी पूरे शौक में इस नजारे को घूर रही थी। मेरी ठुड्डी पर एक पक्की किस करने के बाद रोजली ने अपनी आंखें खोली। जिस पल उसकी नजरें हमसे मिली, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बिल्कुल गलत जगह किस कर दिया था। उसने पहले सबकॉन्शियसली अपना मुंह ढका, फिर यह सोचकर कि यह काफी नहीं था, अपने दोनों हाथों से अपने पूरे चेहरे को जोर से थपथपाया, चिल्लाते हुए कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड माहौल काफी देर तक भारीपन के साथ टिका रहा। फाइनली वो सेराफीना ही थी जिसने सिचुएशन को हल्का करने के लिए थोड़ा सा खांसा, ये कहते हुए कि ये ठीक था और टेक्निकली इसे टास्क पूरा करना माना जाएगा, हमें आगे बढ़ने की गुजारिश करते हुए। उसके बाद ही रोजली ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके कानों के सिरे इतने लाल हो गए थे कि लग रहा था जैसे उनमें से खून टपकने लगेगा। उसने फिर कभी किसी को कार्ड निकालने के लिए फोर्स नहीं किया। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि फाइनली पेनल्टी कार्ड निकालने की मेरी बारी आ गई। जिस हाथ में मैंने डाइस पकड़े हुए थे वो सच में कांप रहा था। रोजली मेरी लेफ्ट में बैठी थी और सेराफीना मेरी राइट में बैठी थी। इस गेम की पूरी वल्गैरिटी अब साफ तौर पर आंखों से दिखाई दे रही थी। कौन जानता था कि इस बार ये क्या बेतुकी डिमांड करेगा। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जिस पल मैंने कार्ड पलटा, हम तीनों पूरी तरह से सन्न रह गए। अपनी ठीक राइट में बैठे प्लेयर की जांघ को 5 सेकंड तक सहलाओ। नीचे लिखे छोटे टेक्स्ट की लाइन और भी बुरे इरादों से भरी हुई थी। अगर स्कर्ट पहनी है तो जांघ एक्सपोज्ड होनी चाहिए। कमरे की हवा जैसे मौके पर ही जम गई। मेरी राइट में बैठी इंसान कोई और नहीं बल्कि सेराफीना थी। उसने जो खूबसूरत सिंपल सी स्कर्ट पहनी हुई थी वो अचानक आंखों को बहुत ज्यादा खटकने लगी। उसके गाल तुरंत गहरे लाल हो गए। हमारे बगल में उसकी छोटी बहन रोजली ने पूरे शौक में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्लियरली उन कंडीशन से डरी हुई जो गेम की सारी हदें पार कर रही थी। मैंने फील किया कि मेरे होंठों के कोने तेजी से फड़क रहे थे। ये सज्जा पूरी तरह से हमारे सामने चल रहे इसी एग्जैक्ट मोमेंट के लिए टेलर मेड लग रही थी। सेराफीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से भाप निकलने वाली हो। इस मनहूस और ऑकवर्ड माहौल को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए मैंने सजेस्ट किया कि हमें गेम को यहीं बंद कर देना चाहिए। अपनी पूरी तरह से बेइज्जत हो चुकी बड़ी बहन को बचाने के लिए रोजली तुरंत मान गई। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों को चौंकाते हुए सेराफीना ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन लिया हो। उसने सच में हल्का सा जेंटल सिर हिला दिया। वो सजा को एक्सेप्ट कर रही थी। इससे पहले कि शब्द हवा में घुल पाते, उसकी पीली नाजुक उंगलियों ने अपनी स्कर्ट के किनारे को पकड़ा और बिना किसी वार्निंग के उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच लिया। लाइट के नीचे एक टाइट फ्लॉलेस जांघ का एक हिस्सा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। स्किन का वो हिस्सा सबसे अच्छे व्हाइट जेड की तरह स्मूथ और परफेक्ट था, जिससे एक बहुत ही अट्रैक्टिव ग्लो निकल रहा था। मेरी धड़कन सच में 1 सेकंड के लिए रुक गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एकदम खामोश हो गई हो। मैं अपनी रगों में दौड़ते हुए अपने ही खून की दहाड़ती हुई आवाजें सुन सकता था। कांपते हुए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी उंगलियों के सिरे उसके घुटने के ठीक ऊपर वाली जगह पर हल्के से टिक गए। जिस पल हमारी स्किन टच हुई, मैं साफ तौर पर फील कर सकता था कि उसका पूरा शरीर तुरंत तन गया था। ये बहुत ज्यादा नर्वसनेस और भयंकर शर्म के कंबाइंड इफेक्ट से पैदा हुई एक कंपी थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मैंने फाइनली अपनी आंखें बंद की और उस गर्म सॉफ्ट स्किन को पूरे 5 लंबे सेकंड तक जेंटली सहलाया। जिस सेकंड ये खत्म हुआ, सेराफीना ने तुरंत अपनी स्कर्ट का किनारा नीचे खींच लिया, उस रूह कंपा देने वाली व्हाइट स्किन को एक बार फिर से तुरंत ढकते हुए, बिल्कुल वैसा ही करते हुए जैसा उसकी छोटी बहन ने पहले किया था। उसने अपना लाल चेहरा सोफे के कुशन में गहराई तक छिपा लिया और बाहर आने से जिद के साथ मना कर दिया। इस माहौल ने ऑकवर्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। हम तीनों के दिमाग में ठीक एक ही वक्त पर एक ही ख्याल आया, इस गेम को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। धड़ धड़ 2 जोरदार आवाजें गूंजी
जब दोनों बहनें भगोड़ों की तरह वापस अपने अपने बेडरूम में भाग गईं, दरवाजों को जोर से पटकने का इस्तेमाल करके इस पूरी तरह से दम घोंटने वाली रात को खत्म करने के लिए। मैं अकेला सोफे पर गिर पड़ा। मेरे दिमाग ने कुछ पल पहले के उस हार्ट स्टॉपिंग सेंसेशन को अनगिनत बार रिप्ले किया और मैं बहुत देर तक खुद को शांत नहीं कर पाया। अगली शाम तक वो भारी और ऑकवर्ड माहौल अभी भी हम सब पर छाया हुआ था। इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने की एक डेस्परेट कोशिश में रोजली ने ताश खेलने का सजेशन दिया। उसने पूरी तरह से किस्मत पर बेस्ड एक गेम की कसम खाई और हारने वाले के चेहरे पर स्टिकी नोट्स चिपकाने की क्लासिक सजा के साथ गोल्डन फ्लावर पोकर का एक राउंड शुरू किया। उसे सच में लगा था कि ये उसे पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लेगा। आधे घंटे बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी भयानक तरीके से गलत थी। रोजली का चेहरा पूरी तरह से स्टिकी नोट्स से ढक गया था, इस हद तक कि अपने खुद के कार्ड्स चेक करने के लिए उसकी देखने की लाइन भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। एक और बहुत बुरी हार का सामना करते हुए वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू ही नहीं बचे थे। उसके एक्सप्रेसिव छोटे से चेहरे को देखकर जो एक भी इमोशन नहीं छिपा पा रहा था, मैंने पूरी बेबसी में अपना सिर हिलाया। मेरे बगल में सेराफीना भी अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत मजे ले रही थी। गेम में इतना बुरा होने के बावजूद खेलने को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होने के लिए उसे हल्का सा चिढ़ा रही थी। फाइनली रोजली ने बेशर्मी से नखरे दिखाना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने अपने चेहरे से एक स्टिकी नोट फाड़ा और उसे सीधा अपनी बड़ी बहन के गाल पर चिपका दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे बहुत ही उम्मीद भरी आंखों से घूरने लगी। मैं और कर भी क्या सकता था, मैं बस उसके नखरे ही उठा सकता था। नाटक में साथ देते हुए मैंने अपना चेहरा आगे झुकाया ताकि वो जो चाहे कर सके। आखिरकार रोजली के चेहरे पर एक जीत वाली घमंडी सी स्माइल खिल उठी। अब हम तीनों के चेहरे पूरी तरह से कलरफुल फैले हुए स्टिकी नोट्स से सजे हुए थे, जिससे हम तीन अजीब सी छोटी पेंट की हुई बिल्लियों जैसे लग रहे थे। जिस पल हमने एक दूसरे को देखा, हम जोर जोर से हंस पड़े। पिछले दिन की वो दम घोटने वाली ऑकवर्ड सिचुएशन तुरंत हवा में गायब हो गई। रोजली ने खुशी से अपना फोन निकाला और ग्रुप फोटो लेने की डिमांड की। थोड़ा सा आगे झुकते हुए मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया। वो और उसकी बहन लेफ्ट और राइट साइड से बहुत करीब आ गई। हमारे तीनों सिर एक दूसरे से कसकर दब गए थे। एक जोरदार क्लिक के साथ वो परफेक्ट मोमेंट हमेशा के लिए एक फोटोग्राफ में कैप्चर हो गया। हम तीनों ओवरवेलमिंग खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे चेहरे पर पूरे सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन था। रोजली बहुत शानदार तरीके से मुस्कुरा रही थी और सेराफीना के चेहरे पर थोड़ी सी शर्म और जेंटल मिठास थी। उसकी आंखें गहरे और वार्म प्यार से छलक रही थीं। उस फोटो को घूरते हुए वो खो गई और सोचने लगी, क्या ये बिल्कुल उसी वार्म प्यार भरे घर की पिक्चर नहीं थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। रोजली के उस खुशी वाले सजेशन की वजह से हम तीनों के फोन की लॉक स्क्रीन तुरंत उसी एग्जैक्ट पिक्चर में बदल गई। टेबल पर उन तीनों स्क्रीन्स को एक साथ चमकते हुए उस यूनिक तरीके से खूबसूरत फैमिली फोटो को डिस्प्ले करते हुए देखकर हम और भी जोर से हंसे। अगली सुबह जल्दी मेरी नींद एक फोन कॉल की आवाज से बुरी तरह से टूट गई, जिसने उसी फैमिली फोटो वाले वॉलपेपर को रोशन कर दिया। जिस पल मैंने स्टिकी नोट्स से ढके हुए उन तीन मुस्कुराते चेहरों को अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए देखा, मेरी जो भी नींद और थकान बची थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। बाथरूम में जल्दी से अपना मुंह हाथ धोने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर इंतजार किया। दरवाजा खुला और मेरी नजर नेचुरली एंट्रेंस की तरफ गई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। आज दोनों बहनों ने मैचिंग व्हाइट बटन अप शर्ट्स और ग्रे प्लीटेड स्कर्ट्स पहनी हुई थी। एक मैच्योर और बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी, जबकि दूसरी मासूम और इतनी क्यूट थी कि कोई उससे नजरें हटा ही नहीं सकता था। अगल बगल खड़ी होकर वो बिल्कुल उन जुड़वां सितारों के जोड़े की तरह लग रही थी जो ग्रेसफुली इस दुनिया में उतर आए हों, एक सांसें रोक देने वाला खूबसूरत और शानदार नजारा बनाते हुए।